सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और इस साल जो है बोर्ड एग्जाम होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई के द्वारा जो है एक सैंपल पेपर जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम उसी सैंपल पेपर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके क्या क्या हल है। हालांकि सीबीएसई ने इसमें आंसर की भी दे रखी है, तो मैं इस पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि उसका वो आंसर क्या है और वो आपको समझने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सीबीएसई द्वारा जारी आंसर की और पेपर दोनों चीज है। तो बच्चे सभी ध्यान से देखना कि वास्तव में क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इनमें से कोई पेपर में भी आ जाए। तो शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा जो हमारा पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो चुका होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 12 क्वेश्चन शुरू के जो 1 मार्क्स के होते हैं। निम्नलिखित घटनाएं कालक्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, तजाकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट और रूसी क्रांति। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो सी ठीक है, गा। क्वेश्चन नंबर 2। किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने पहले खुद को 10 साल के लिए सत्ता में नियुक्त किया और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया? तो अगर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन ए जो है इसका ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। सशस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इसका उत्तर वो बता रहा है कि यह हथियारों का अधिग्रहण और विकास को नियंत्रित करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो शस्त्र नियंत्रण करते हैं उससे कहने का अधिकार जो हथियार है वो रुकते हैं और उसका विकास भी रुकता है। क्वेश्चन नंबर 4। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी गलतफहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में ना आ जाए। कहने का मतलब क्या है, विश्वास बहाली की जाती है ताकि युद्ध को कम से कम किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे मिलान दिए गए हैं। कार्डिलेर क्षेत्र के स्वदेशी लोग, मापुचे चटगांव पहाड़ी इलाके के आदिवासी लोग, कुना जाति। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो का ठीक है। ठीक है, पहले का जो है थर्ड रहेगा, फिलीपींस में रहेगा। बी का जो है मापुचे का जो है चिली रहेगा और सी का सेकंड यानी कि बांग्लादेश रहेगा, चटगांव वाला। और कुना जाति जो है वो पनामा नहर के पूर्व में। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीजन और सेशन वाले जो है क्वेश्चन है। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों ने संसाधनों के सतत प्रभाव को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उन्होंने शोषण स्थलों के निकट सैन्य बलों को तैनात किया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों कारण तो सही है, परंतु वो उसकी व्याख्या सही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम बताइए। बच्चों जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो ऑप्शन है खा ठीक रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8। आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंत में आयोजित किए गए। बच्चों ये जो चुनाव थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले थे। तो ऑप्शन नंबर घा जो है इसका ठीक है। बहुत सारी चुनौतियां थी, उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि पहले आम चुनाव में संबंध में क्या क्या चुनौतियां थी। क्वेश्चन नंबर 9। 1956 में भारत की यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा चीनी नेता गया था? तो उसका जो आंसर है प्रीमियर झाऊ एनलाई। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित ए और वही कारण वाला कथन कारण वाला संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी स्वायत्तता को उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को सुरक्षित करने की अनुमति देती है। कारण ये प्रावधान पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में साबित हुए हैं। तो अगर दोनों के कथन और कारण की बात की जाए तो हमारा जो है इसमें ए ठीक है, कारण भी ठीक है और दोनों व्याख्या भी ठीक है। कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न में जो है हालात को ठीक करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र समाप्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था? उसके लिए जो है इंडोनेशिया सही आंसर है आपका। बोडो समुदाय जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से। कई बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और एक एक नंबर के बच्चों यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलेंगे 13वें पे, 2-2 नंबर के पे। भारत भूटान संबंधों की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बच्चों भारत सरकार के साथ भूटान का कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। नंबर 1। भूटानी सम्राट द्वारा देश में सक्रिय उत्तर पूर्वी भारत के गुरिल्लाओं और उग्रवादी को बाहर निकालने के लिए किए गए प्रयास भारत के लिए मददगार रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भूटानी सम्राट द्वारा जो एक्शन लिया गया गुरिल्लाओं के खिलाफ उग्रवादी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारत को मदद करता है। दूसरा, भारत भूटान में बड़ी जल विद्युत योजना में शामिल है
और हिमालय साम्राज्य का विकास के लिए सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दो पॉजिटिव पॉइंट जो है आपके भारत और भूटान के इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं दो घटकों के विश्लेषण कीजिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कि भारत की सुरक्षा नीति को समझाइए, तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला घटक अपनी सैन्य सुरक्षा को मजबूत करना है। देखिए भारत की जो सुरक्षा नीति है वो पहली यही है कि हम अपनी सेना को मजबूत करें, क्योंकि 1962 में आपने देखा था चाइना के बाद वॉर हुआ तो हमें कभी निकल के आई, तो हमने जो है सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1998 में हमने जो परमाणु परीक्षण किए उसके पीछे भी हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्रमुख था। नंबर 2, भारत की जो सुरक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण बंद है वो सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भारत सरकार है वो यही चाहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यूएन जैसी संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं हैं जो कि सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं, उनको मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि ये जितनी मजबूत होंगी उतना ही कहीं ना कहीं सुरक्षा बनी रहेगी विश्व में। भारत की तीसरी रणनीति क्या है कि भारत के अंदर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर। इसमें क्षेत्रों में कई बार आतंकवादी समय समय पर जो है प्रफुल्लित होते रहे हैं और भारत को परेशान करते रहे हैं। ठीक है, और इवन यहाँ तक कि अलग होने की बात भी की गई है। तो भारत का ये प्रयास रहता है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखा जाए इसके। नंबर 4, भारत में अर्थव्यवस्था को किसी तरह से विकसित करने का प्रयास किया गया है और ताकि वो गरीबी को दूर कर सके। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भारत की जो सुरक्षा नीति है वो कहीं ना कहीं अपने को सक्षम, मजबूत बनाने की है और युद्ध से सामना होने की स्थिति में अपने को बचाने की स्थिति में है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई अंतर कीजिए। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, नियोजित विकास की राजनीति, 2 नंबर का आता है पेपर में, तो उससे संबंध में 2 पंचवर्षीय योजना ही पढ़नी है हमें, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अंतर इसमें पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना ने बेसिकली कृषि पर बच्चों जोर दिया था, जबकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो भारी उद्योगों पर बल दिया था। आपको याद रखनी है कि पहली कृषि से संबंधित थी और दूसरी जो है वो भारी उद्योगों से संबंधित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना धैर्य पर बल दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्वरित यानी कि तेजी से विकास करने की बात की गई। यानी कि ये पहली पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं स्लो मोशन में विकास की बात करती है, तो वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना तेजी से रैपिड विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 16, देश में प्रथम आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के समय किन्हीं समस्याओं का सामना करें। अभी हम ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे कि बच्चों जब 1952 में पहले चुनाव जो है संपन्न हुए तो उस दौरान कालखंड के अंदर जो है बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ गया, चुनौतियों को सामना करना पड़ गया। तो उन कुछ चुनौतियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चुनाव कराने के लिए सबसे पहले तो परिसीमन की आवश्यकता थी। परिसीमन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना कि कौन सा एरिया किस में आएगा, किधर के लोग वोट यहाँ पे डालेंगे, किस एरिया के दूसरी जगह डालेंगे। कुल मिला के सीमांकन की एक सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी बात, जब मतदाता सूची तैयार करी तो उसमें 40 लाख जो है महिलाओं के नाम सूची दर्ज ही नहीं थे, और जो नाम भी थे वो कहीं ना कहीं बहुत विचित्र तरीके से लिखे गए थे, तो उससे भी चुनाव आयोग को बड़ी परेशानी हुई। 17 करोड़ लगभग मतदाता जो थे वो 32,000 विधायक और 489 लोकसभा सदस्य चुनने थे उनको, और साक्षरता बहुत ही कम थी, 15% लोग साक्षरता थे। तो चुनाव आयोग को बड़ा काफी सोचना पड़ रहा था कि पहला चुनाव जो है किस प्रकार से कराया जाए। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने कोई दो चुनौती बताइए। देखिए जो एशिया के और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने क्या चुनौती थी, आइए जानते हैं। नंबर 1, नव स्वतंत्र देशों को न केवल अपनी सीमाओं के बाहर बल्कि सीमाओं के भीतर भी कई खतरों का सामना करना पड़ा। इन कई देशों में जो है अलगाववादी आंदोलन चले जो अपने आप को देश से अलग करने की बात करते थे। सबसे मेन जो मेजर समस्या थी वो आतंकवाद की थी, टेररिज्म की थी। इसमें जो है टेररिज्म कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा था, जो सीमाओं के अंदर सीमाओं के बाहर दोनों तरफ से। नव स्वतंत्र देश घनी आबादी वाले थे, इसलिए गरीबी का सामना कर रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देश थे वो गरीबी, अलगाववाद और आतंकवाद से कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित थे। क्वेश्चन नंबर 18, 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं दो पाठों की व्याख्या कीजिए। बच्चों जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 25 जून 1975 को, तो बाद में कुछ 3 सबक एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। तो इन 3 सबकों में से इसने 2 की बात करी, हम तीनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सबक थे। नंबर 1, आपातकाल का एक ये सबक है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करना बेहद मुश्किल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें एक सबक निकल के आया है कि सरकारें अपने आप को तानाशाह बनने की कोशिश करती हैं, सरकारें प्रयास करती है कि संवैधानिक उपबंधों का दुरुपयोग किया सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। जब आपातकाल लगाया उसके बाद जो अब इलेक्शन हुए तो उसमें सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इससे क्लियर हो सकता है कि आप भारत में जो है लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते।
दूसरा, इससे संविधान में आपातकालीन प्रावधान में कुछ अस्पष्टताएं नजर आई, जिनको सुधारा गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो कहीं ना कहीं आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। फिर बाद में उसको ठीक करा गया और कहा गया केवल जब बाहरी विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी आप आपातकाल लगा सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल गड़बड़ी के नाम पे, जो आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे आप आपातकाल नहीं लगा सकते। और साथ साथ ये भी कहा गया कि आपातकाल की घोषणा करने की सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप से दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ टाइम जो इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद से कोई बातचीत नहीं की थी, अब वो कंपलसरी कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को जो है लिख कर देगी। तीसरा, आपातकाल ने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के प्रति अधिक जागरूक बनाया। व्यक्तियों ने भी अदालतों ने भी व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपातकाल लगा तो बड़े लेवल पे जो है अधिकारों का वायलेशन हुआ, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और अदालतें भी उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। तो बाद में लोग सचेत हुए और उनको लगा कि वास्तव में अधिकारों को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। बेटा आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं बच्चों, और 19 में पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो परमाणु नीति है उसकी 4 विशेषता बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आधुनिक भारत के तेल निर्माण में नेहरू जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेहरू जी यही चाहते थे कि देश का जो विकास हो बहुत अच्छे से हो, और ऐसी कोई भी जो भी परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं वो हम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे। दूसरा, भारत की जो नीति है वो नो फर्स्ट यूज की है। कहने का तात्पर्य एक है कि भारत ये कहता है कि कभी भी वो पहले किसी भी देश पर परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। नंबर 3, भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है, इसलिए महाशक्ति के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत करता है। भारत की अगर परमाणु नीति की बात करें तो भारत जो है परमाणु हथियारों को बढ़ाने बनाने के हमेशा खिलाफ रहा है। यही कारण है कि बाद में सीटीबीटी और एनपीटी पे सिग्नेचर भी नहीं किए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो नीति है, भारत को लगता था कि भेदभावपूर्ण थे। कहीं ना कहीं विकसित देश तो अपने जो है संसाधन को और जो हथियार है बनाए रखेंगे और नए देशों को रोक रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं की। भारत ने एनपीटी को भेदभावपूर्ण माना, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए। जहां तक मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, वो शांतिपूर्ण विस्फोट करार दिया और कहा कि हम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उन घटनाक्रम की चर्चा करें जिसने यूएसएसआर के भीतर संकट को बढ़ाया और विघटन का कारण बना। बच्चों आपको बताया कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उन्हीं कारणों की हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे, जानेंगे। नंबर 1, गोरबाचेव जो वहां के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने की बड़ी कोशिश करी। पेरेस्ट्राइक और ग्लासनोस्ट कहा जाता है, और लोकतांत्रिकरण की नीति की शुरुआत करी, पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके विरोध में थी। तो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी, परंतु उसको जो है तेजी से नहीं कर पाए। यही कारण है, जिनके लिए कर रहे थे वो भी नाराज हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी तो थी ही नाराज। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने बढ़ावा दिया। लोगों ने जब तक आजादी का स्वाद चख लिया था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी शैली को शासन नहीं करना चाहते थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सत्तावादी शासन था उसको लोगों ने पसंद नहीं करा, और यही कारण है कि लोगों को लगने लगा अब अलग होना चाहिए। और सोवियत संघ से सत्ता जो है गणराज्यों में स्थानांतरित होने लगी और कई लोगों ने अपने आप को संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। नंबर 3, सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे बड़ा कारण और ये था कि सोवियत संघ का जो प्रशासन राजनीतिक तंत्र स्थिर हो गया था। 70 वर्षों तक सोवियत संघ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी लगातार शासन कर रही थी, जो कि जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी। वो सोवियत संघ कहीं ना कहीं लोगों को दम घुट रहा था उनके शासन में, और वो लोगों के लिए उचित कार्यवाही भी नहीं कर पा रहे थे। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, सरकार में खुलेपन का अभाव था, और इसी कारण है कि लोग को जो है सोवियत संघ का जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन पसंद नहीं आ रहा था। गोरबाचेव की अज्ञानता और उनकी उदार दृष्टिकोण ने बदले में पूर्वी यूरोप में सांप्रदायिक विरोधी ताकतों को मजबूत किया। नतीजन चेकोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी ने साम्यवादी शासन के पतन को देखा। अचानक इन घटनाक्रमों ने सोवियत संघ के पतन का कारण बन गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप इसमें गोरबाचेव के बारे में लिख सकते हैं, आप सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के सत्तावादी वो कह सकते हैं, फिर स्वतंत्रता की चाह जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए उनको आप पेपर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफी आर्थिक विकास दर्ज किया है, मानव विकास को उच्च किया है, कथन की समीक्षा कीजिए। बच्चों आपको पता है दक्षिण एशिया का जो एक देश है श्रीलंका, वो जातीय समस्या से, संघर्ष से व्यथित रहा, जिसमें आपको पता ही है कि तमिल और सिंगलों के बीच में जो है लड़ाई चलती रही, जिससे वो काफी सामना करता रहा।
तो इन जातीय संघर्षों के बाद भी जो है श्रीलंका ने अपने आप को काफी आर्थिक विकास किया है। नंबर एक, क्या ऐसे फैक्टर है जिससे बदलता है श्रीलंका ने काफी विकास किया है? नंबर एक, श्रीलंका जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले पहले विकासशील देशों में से है। यानी कि जो तेजी से बढ़ती बर्थ रेट है उसको उसने कंट्रोल किया है। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला वो पहला देश था। गैर युद्ध के माध्यम से कई वर्ष तक जीडीपी तब भी उसका ठीक रहा। कहने का मतलब क्या है कि सिविल वॉर उसका चल रहा था तब भी जो है वो जीडीपी जो है ठीक ठाक था उसका। आंतरिक संघर्ष की तबाही के बावजूद ने श्रीलंका ने एक राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। कहने का मतलब है कि कितना भी संघर्ष रहा, श्रीलंका ने अपने शासन को नहीं बदला। और उसका ऑप्शन पे बात करते हैं, पाकिस्तान में एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में कई आने वाली बाधाओं के बारे में बताइए। बच्चों, एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है, और कई बार पूछ लिया जाता है। उन्हीं 4 पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर एक, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो वहाँ की सेना है, क्योंकि वहाँ का सेना जो का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। वो नहीं चाहती कि वहाँ पे लोकतंत्र बना रहे और वो सैन्य शासन की हिमायती रहती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला काम जो है वहाँ का सेना का प्रभुत्व है। सेना जो है वहाँ पे लोकतंत्र कायम नहीं दे रही। वो नहीं चाहती कि सत्ता उसके हाथ से चले जाए। भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने अर्धसैनिक समूह को अधिक शक्तिशाली बना दिया। पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र प्रतिपूर्ण है। स्वार्थी दिमाग वालों और अराजक तत्वों ने जो पाकिस्तान को जो है काफी नुकसान पहुंचाया है, और जिसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, जो सैन्य पादरी हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभुत्व वाले अभिजात वर्ग के मालिक होने के कारण निर्वाचित सरकार को लगातार उखाड़ा फेंका गया है। कहने का मतलब क्या है, जो बड़े लोग हैं, जो अभिजात वर्ग है, वो कहीं ना कहीं सरकारों को बार बार अस्थिर कर देता है अपने स्वार्थों के लिए, और सैन्य सरकारों की स्थापना की जाती है। नंबर 4, जो पाकिस्तान की लोकतंत्र कायम ना होने का कारण वो है कि आतंकवाद है। उसमें ये रहता है कि कई बार पाकिस्तान जो है खुद भी आतंकवाद से ग्रसित है, और पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इस तरह देख सकते हैं पाकिस्तान में जो है सेना, आतंकवाद, धर्मगुरु और जो अभिजात वर्ग है, उन सब ने जो है पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश बनने से रोका है। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की सांस्कृतिक एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज एक सांस्कृतिक एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ता है। यानी कि जो आर्थिक और राजनीतिक प्रभावशाली समाज है वो अधिक शक्तिशाली होता है। बाहरी प्रभाव केवल हमारे विकल्पों को बढ़ाते हैं, कभी कभी वे हमारी संस्कृति को पारंपरिक रूप से प्रभावित किए बिना संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है और इसलिए कोई वास्तविक चुनौती पेश नहीं करता। उसी तरह नीली जीन्स वगैरह जो है प्रयोग की जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये बच्चों जो ये जो क्वेश्चन है ये वैश्वीकरण से आया कि किस तरह से जो सांस्कृतिक छाप है, किस तरह से जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, किस तरह से विकसित देशों ने जो है विकासशील देशों पर थोपी है। वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक एकरूपता उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं खान पान तो हमारा बदले बदला है, संस्कृति का भी विभिन्नीकरण हुआ है। हम एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ना केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं विरासत सिकुड़ती जा रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ाई है, क्योंकि जो एमएनसी कंपनियां हैं उन्होंने जो है साम्राज्य व्यवस्था को बनाया है और कहीं ना कहीं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, जो गरीबी का कारण बना है। विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे वैश्वीकरण के क्या इकोनॉमिक फैक्टर प्रभाव पड़े, आइए जानते हैं। आपको पता है वैश्वीकरण के 3 प्रभाव होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो उसी में जो है हम जो बात करेंगे वो आर्थिक प्रभाव के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि की है। विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों के आयातों पर लगाए गए प्रतिबंध को कम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से अब जो व्यापार हो वो सीमित नहीं रह गया, अब वो बाउंड्रीज पार कर गया है। सभी देश जो है एक दूसरे की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और आयात निर्यात कर रहे हैं। देशों के बीच जो पूंजी की आवाजाही प्रतिबंधित को कम कर दिया गया है। इस प्रकार अमीर देश जो है निवेश भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, वैश्वीकरण के द्वारा जो बड़े देश हैं वो छोटे छोटे देशों, विकासशील देशों में निवेश कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी सेवाओं व विचारों का प्रसार किया है। आप देखते हैं कि इंटरनेट और कंप्यूटर का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की देन है, और जिससे कि क्या नाम है, व्यापार जो है बहुत ही अच्छे से बढ़े हैं और व्यापार को बढ़ावा मिला है। नंबर 4, वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है।
उदाहरण के तौर पे यूएसए में सिलिकॉन वैली में लगभग जो है 3 लाख जो है भारतीय काम कर रहे हैं। और हाँ, विकासशील देशों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 23, 4 नंबर के क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं बच्चों हम। भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय मांगे विविधता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। क्या आप सहमत है? उपयुक्त तर्क के द्वारा बताइए। कहने का तात्पर्य कि क्षेत्रीय जो मांगे की जाती है क्षेत्रीय स्तर पे, वो कहीं ना एकता के सिद्धांत का उदाहरण है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मांगे जो है कहीं ना कहीं विकास के लिए की जाती है। उनके ऊपर हम जो है थोड़ा पॉजिटिव रूप से यहाँ बात करेंगे। नंबर 1, क्षेत्रीय आकांक्षा लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय मांगों का लोकतांत्रिक तरीके से संबोधित करना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रीय कोई मांग है और जो जायज है तो हमें उसको मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिरोध और अलगाववाद बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या, हम बातचीत की जगह आप जब उनको दबा के रखेंगे, जो है कहीं ना कहीं प्रतिरोध करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं घटती नहीं है, वो बढ़ती है। भारत में नहीं है, लेकिन यूके अन्य देशों में आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जब दबाया गया तो उनका बड़ा नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं और उनकी कोई मांगे हैं, तो उनको बातचीत के द्वारा हल किया जाना चाहिए, ना कि उनपे सत्ता के द्वारा जो है दबाव बनाकर या किसी और तरीके से किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि बलपूर्वक ना किया जाए। सत्ता की साझेदारी, अधिक प्रतिनिधि होने के लिए क्षेत्रीय दलों को राज्य की साथ साथ केंद्र में भी भागीदारी दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या, अगर केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी होगी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की भागीदारी होगी, तो कहीं ना कहीं जो है जो अलगाववाद की भावना है या स्वायत्ता की जो भावना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और वो भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कुल मिला के लगे हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उन्हें कटाव सा महसूस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हम इस देश से अलग हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है और उसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में उनकी भागीदारी करें। हमारे संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शिता संविधान की 6ठी अनुसूची में समायोजित करने के लिए लचीलापन करने की अनुमति देती है और क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए भेदभाव के बिना जो है काम करने की बात करती है। ठीक है, और यही कारण है कि भारत में जो है काफी स्थिति जो है कंट्रोल में है। वो इसलिए कि हमने जो है बातचीत और सत्ता की साझेदारी और उन पर विशेष स्वायत्ता जो है जो दी गई है। अब बच्चों हम पैसेज पे पढ़ते हैं, पैसेज पे जाते हैं। एक क्वेश्चन पैसेज का आता है। क्या सीबीएसई ने पैसेज दिया है, ये जानते हैं। कॉमन्स वे संसाधन जो किसी के स्वामित्व में नहीं है बल्कि एक समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं। कहने का मतलब कॉमन्स वो हैं जो सबके लिए हैं। यह एक कॉमन रूप सामुदायिक पार्क या नदी हो सकता है। इसलिए दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसी एक संप्रभु राज्य का अधिकार नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है। इसे रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेरियंस ग्लोबस कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ ऐसी जगह हैं जिन पे जो है मिलकर बात करनी चाहिए और सबको मिलकर कहीं ना कहीं उस पर निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स मतलब सबकी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति देश के विशेष के नाम। नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है? महासागर तल, नर्मदा नदी, थार मरुस्थल, नीलगिरी। तो महासागर का तल है वो सबके लिए ग्लोबल कॉमन्स है, किसी एक के लिए नहीं कर सकते हम। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बच्चों आपको पता ही है 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी पर्यावरण मुद्दों के लिए कार्य करती है? तो यूएनईपी जो है वो जो है पर्यावरण मुद्दों के लिए कार्य करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग आसान क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि सब पे जो सहमति है, जो आम एजेंडा वगैरह जो है बन नहीं पाता, यही कारण है कि इसको सहमति नहीं बन पाती है। अब अच्छा, भारत के मानचित्र में कुछ दिया गया है। मानचित्र का आपको पता है 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न को हम यहाँ पे जानेंगे और उनके जो ABCD दिया है उसके हिसाब से बनेंगे। नंबर 1, तस्कन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य। बच्चों आपको पता है कि तस्कन समझौते पे किसने हस्ताक्षर किए थे, किसकी मृत्यु हुई थी? आपको पता ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो उनका जो जो आंसर आएगा वो आएगा डी, उत्तर प्रदेश। तस्कन समझौता इसीलिए फेमस था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, सी नटराजन अन्नादुरई से संबंधित राज्य। सी अन्नादुरई का जो राज्य रहेगा आपका वो रहेगा सी, तमिलनाडु। ठीक है, तो जो सेकंड है उसके सामने आपको सी लिखना है और उसका राज्य का नाम लिख देना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ABCD लिखते हो और राज्यों के नाम लिखते हैं, वो गलत हो जाते हैं। आपको जो है मिलाप करते जाना है। तीसरे नंबर पे जैसे उसने दे रखा है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। बच्चों कर्पूरी ठाकुर के संबंधित राज्य आपको बताइए बिहार है। अभी सरकार ने जो इन्हें भारत रत्न देने की भी बात की गई है, तो बिहार जो है हमारा कौन सा है? वो ऑप्शन ए पे दिख रहा है, तो ए पे बिहार कर देंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बच्चों होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो ABCD करके आप लिखते हैं।
वीवी गिरी से संबंधित कौन सा राज्य है, उसके उसका ऑप्शन नंबर डी से बात करेंगे तो बी है, वो है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इन चार बातों, पहली बात जो है उसका संबंधित राज्य लिखना है और उसका वर्णमाला को ध्यान रखना है, गलती मत करना आप लोग जो है ना। दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए है, पर आप समझ लीजिए समझने में क्या जा रहा है। वह राज्य जहां दलाई लामा ने शरण ली, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पता नहीं सीबीएसई कौन सा क्वेश्चन किससे पूछ ले। रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित राज्य गुजरात के थे। राज्य वह जो भारत का सुरक्षित राज्य था, लेकिन भारत संघ का 22वां राज्य बना सिक्किम। और 1962 के युद्ध में चीन ने कौन से राज्य में अधिकांश कब्जा किया, वो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, अब हम कार्टून पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पैराग्राफ हो गया आपका, मैप हो गया। आप कार्टून पे चलते हैं। कार्टून में दिखाया गया है, इसमें एक कुछ धराशायी दिखाया हुआ है। यहाँ पे इमरजेंसी लिखाया है तो सीधी, और यहाँ पे जो है कई जनता पार्टी के नेता खड़े हैं। तो ये सीधी सी बात है, 1970 के दौर का चुनाव है की घटना है, जब इंदिरा गांधी को जो है चुनाव में जब गई थी आपातकाल के बाद, तो पराजय का सामना करना पड़ गया। क्यों पराजय का सामना करना पड़ा है? यहाँ सेंसरशिप, मीशा कानून, 42वां संशोधन, इमरजेंसी प्रमुख कारण रहे। आइए जानते हैं कार्टून में दिखाया है कि दो नेताओं की पहचान कीजिए जो उन्होंने 1970 में चुनाव जीता। बेटा मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चरण सिंह, ये जो कोई भी नेता का नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। मीसा शब्द की आंतरिक व्याख्या कीजिए। ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था जिसके तहत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा गया, और जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया गया केवल डाउट के आधार पर। तो मीसा कानून के तहत बहुत बड़े लेवल पर जो है लोगों को जेल में डाला गया। कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों किया गया? कांग्रेस नंबर 1 आपातकाल लागू किया, 42वां संशोधन किया जो विवादास्पद था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, और मीसा कानून का दुरुपयोग किया। यही कारण थे कांग्रेस के हार के बहुत बड़े कारण थे। और दृष्टिबाधित क्वेश्चन, अब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 26 के स्थान पे जो है दिया हुआ है, तब उसे भी पढ़ लेते हम। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बच्चों जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि वहां पे खाद्यान्न की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, और जो कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार था। यही कारण था कि आंदोलन हुआ। अनुच्छेद 352 क्या कहता है बच्चों? जो नेशनल इमरजेंसी का जो है वो अनुच्छेद 352 है, इसको जरूर अच्छे से समझना। इस अनुच्छेद के तहत ये सरकार कर सकती है कि बाहरी खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकती है, और आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे भी कर सकती है, जैसे इंदिरा गांधी ने करा था। आंतरिक आपातकाल की घोषणा केवल आधारों पर ही की जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह की ओर यही आवश्यक सलाह दी जाए कि आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति का लिखित अनुमोदन किया जाए। कुल मिला के देखो आर्टिकल 352 क्या कहता है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जिसमें कि जो जब 352 का प्रयोग किया जाता है तो जो देश का जो संघीय ढांचा है वो कहीं ना कहीं निष्प्रभावी हो जाता है पूरी तरह से, और पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में बच्चों आ जाती है। इसका फोर्थ, जनता पार्टी द्वारा कार्यकाल के लिए सत्ता में रहने में क्यों विफल रही? बच्चों 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की जो हार गई, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, और पर जनता पार्टी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो क्या कारण था आइए जानते हैं। बच्चों 1970 के चुनाव में सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार एकजुटता से बहुत दूर थी, यानी कि इनकी कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी थी, और प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रतिस्पर्धा चल रही थी। मोरारजी देसाई उसमें प्रमुख थे। 1967 में जो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी कभी नहीं बनी। फिर चरण सिंह हो गए, भारतीय लोकदल के नेता हो गए, और जगजीवन राम जी थे। ये बड़े बड़े नेता थे जो आपस में जो है कहीं ना कहीं इनका प्रधानमंत्री बनने की रेस में दौड़ते। बाद में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया, परंतु आंतरिक संघर्ष जो है खत्म नहीं हुआ। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ समय के लिए ही साथ रख सका, और इसके आलोचकों ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं जनता पार्टी में दिशा, नेतृत्व और सामान्य कार्यक्रम का अभाव था। यही कारण है कि लोगों ने जो है जनता पार्टी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई, और जैसे ही जनता पार्टी का पतन हुआ तो इंदिरा हटाओ के बाद जो नारा चल रहा था वो आया इस यहाँ पे इंदिरा बुलाओ, और इंदिरा गांधी की भारी बहुमत से दोबारा वापसी हुई, क्योंकि जनता पार्टी सही से शासन नहीं कर पा रही थी। बच्चों हम अंतिम चरण में चलते हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की। 27वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ को अधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्या कारण थे जिससे वजह से यूरोपीय संघ जो है एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बना? नंबर 1, विश्व व्यापार में अमेरिका की तुलना में इसका 3 बड़ा हिस्सा है। दूसरा, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका के डॉलर को प्रभुत्व को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। यूरोपीय संघ व्यापार संगठन WTO में एक महत्वपूर्ण ब्लॉक के रूप में काम कर रहा है।
अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो यूरोपियन संघ क्यों मजबूत हुआ? नंबर एक, यूरोपियन संघ का सदस्य फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है, वो भी उसको मजबूत बनाता है। यूरोपीय संघ में यूएनएससी के विभिन्न गैर स्थायी सदस्य में शामिल है। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें नॉन परमानेंट मेंबर में भी कई देश इसमें शामिल हैं यूरोपियन संघ के, जो उसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरोपियन संघ सैन्य बल को छोड़कर कूटनीति वार्ता में भी बहुत सारी भूमिका निभाता है। मानव अधिकारों, पर्यावरण की बात हो, और उसमें ये उल्लेखनीय योगदान देता है, जिसकी वजह से मजबूत बनाता है। कुछ कारण ऐसे हैं जो, और जिनको सैन्य कारण भी कहते हैं। यूरोपियन संघ की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है अमेरिका के बाद। इसका जो कुल सैन्य खर्च है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। और इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य, फ्रांस, उसके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, और यूरोपियन संघ के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है जो उसको आगे बढ़ने की और मजबूत बनाने के लिए काम करती है। आसियान वेग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आसियान समुदाय के स्तंभों और देशों के नाम बताइए। विजन 2020 के घटक क्या हैं? एक क्वेश्चन यूरोपियन संघ से है तो दूसरा आसियान से है, एक ही चैप्टर में है। आसियान के जो है 3 समुदाय हैं विशेष: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अगर हम बात करें तो आसियान एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो राजनीतिक मंच पर एशियाई देशों और उनकी प्रमुख शक्तियों को सुरक्षा कवच चिंता पर बात करता है। आसियान का जो प्राथमिक उद्देश्य वो है सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, यानी कि आसियान बहुत शांतिपूर्वक कार्य करता है, प्रगति के लिए कार्य करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसके सिद्धांतों को लागू करना, शांति बनाए रखना, यह आसियान का बहुत बड़ा कार्य है। इसको आसियान शैली के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में जो है आसियान जो है उभर के आया है। सामाजिक क्षेत्रों में परे अपने उद्देश्यों को व्यापक बनाया। आसियान के विजन 2020 के घटक है बाहरी दिखने वाली भूमिका और बातचीत के लिए प्रोत्साहन। कहने का तात्पर्य क्या है? आसियान का जो विजन 2020 है, ये कहीं आसियान शैली है वो इसी बात पे बल देती है कि कहीं ना कहीं जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको युद्ध से ना खत्म करके बातचीत से खत्म किया जाए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। उपयुक्त कारण के द्वारा बताइए। बच्चों, जो यूएनओ है उसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आपकी एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है, तो उसमें समय समय पर जो है ना सुधारों की बात की जाती है, सुधार की किस प्रकार से सुधार किए जाएं। तो उन्हीं सुधारों पे प्रश्न पूछा गया है। आइए जानते हैं क्या क्या सुधार होना चाहिए और किस सुधारों की बात की गई है। नंबर एक, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है। बच्चों, चार्टर क्या होता है? यूएनओ का जो पूरे नियम कानून लिखे गए हैं उसको चार्टर कहते हैं। चार्टर कहते हैं मैं स्थायी सदस्यों को पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए विशेष स्थान दिया। यह स्थिति वही रहती है, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। इनके चार्टर में ये कहा गया था कि जो है 5 ही देश रहेंगे और अन्य कोई देश नहीं आएगा। स्थायी सदस्यों को छोड़कर वीटो शक्ति का आनंद केवल एक मूल्यवान स्थिति में रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यूएनओ में जो 5 मेंबर उसको जो है कहीं ना कहीं वो पावर मिली हुई है। किसकी? वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का मतलब ये है कि वहां कोई भी देश यूएनओ में आए हुए उपबंध विधेयक पर अगर असहमत होता है तो वो पास नहीं होगा। तो वीटो शक्ति केवल 5 ही लोग प्रयोग कर रहे हैं। स्थायी सदस्य औद्योगिक विकसित देश हैं और जिसे स्थायी और गैर स्थायी सदस्य बनने के लिए विकासशील देशों से प्रतिनिधित्व बढ़ाकर संतुलित किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि और विकासशील देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व हो सके, वो भी अपने बातों को रख सके यूएनओ में। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम में सुधार करना चाहिए, शांति रखने के लिए योगदान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट की संकल्पना है वीटो पावर की, उसको खत्म करना चाहिए या फिर इसमें काफी देशों की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि ये लोकतांत्रिक लगे। इसके ऑप्शन की बात करेंगे बच्चों, 6 नंबर के क्वेश्चन में सब में आपको ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, इस बात को ध्यान रखना आप। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनिवार्य संगठन क्या बनाता है? बदले संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रों को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? बच्चों, आपको पता है यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ की जो स्थापना का जो मेन कारण है था वो ये था कि विश्व में शांति को बनाए रखना, विश्व शांति को कायम करना। पर उसके साथ साथ भी यूएनओ को बहुत सारे कार्य करने होते हैं ताकि जो विश्व में शांति सुरक्षा बनी रहे और एक अच्छा देश अपना विकास कर सके। तो और क्या क्या कर सकते हैं यूएनओ को, क्योंकि हर टाइम तो युद्ध होगा नहीं, उस टाइम यूएनओ अपने आप को कैसे प्रासंगिक बनाए रख ले, उसके लिए जरूरी है कि कुछ कार्य उसके द्वारा किए जाएं। नंबर एक, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बिना परस्पर निर्भरता वैश्वीकरण संभव नहीं है। निर्भरता होनी जरूरी है और बातचीत होनी जरूरी है। नंबर 2, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण आदि मुद्दों पर यूएनओ को बात करनी चाहिए, विदेशों से बात करनी चाहिए, और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विकासशील देशों को स्थिर वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्री उनके पास पैसे नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं
पैसे से हेल्प की जाए। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बढ़ावा देना। कहने का तात्पर्य क्या है, यूएनओ को वो सारे काम करने चाहिए जो युद्ध के साथ साथ देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में काम आए। बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रों को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शांति निर्माण आयोग का निर्माण, अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों की विफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी स्वीकार करना, आतंकवाद को निंदा करना और विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, ये यूएनओ के मुख्य कार्य किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यूएनओ के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत लेवल पे कार्य किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। बच्चों, पहला चैप्टर सेकंड बुक का और आता ही आता है क्वेश्चन ये कि जब भारत आजाद हुआ था तो कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहली जो चुनौती वो ये थी कि एक राष्ट्र को आकार देने की चुनौती। स्वतंत्रता के समय भारत के राज्य कई जगह विभाजित था, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने जोड़ने का काम बहुत बड़ा चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी ये थी कि वो जो सारी रियासतें हैं उनको जोड़कर कहीं ना कहीं एक अच्छे और एकीकृत और एक एकतापूर्ण भारत का निर्माण करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे थे, हुए थे, अविश्वास हुआ था, उस स्थिति में एक साथ लाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत सरकार ने देखो आजाद होते ही जो है संसदीय स्वरूप को अपनाया। भारत ने कहा जो हम अपना शासन चलाएंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे और इन संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, पर इन संस्थाओं को बनाए रखना, इनका विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि लोकतंत्र को कहना तो आसान है क्या अपनाएंगे, पर उसको कायम करना, उसको अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल कार्य है। नंबर 3, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई की सुनिश्चित करना और गरीबी को खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना, सभी तबकों को एक साथ विकास करना, ये एक प्रमुख चुनौती थी। इसके ऑप्शन पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के। 1947 में भारत के विभाजन के 6 परिणाम बताइए। बच्चों, 1947 में आपको पता है कि भारत का विभाजन हुआ था 2 नेशन थ्योरी के आधार पर। जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी थी मुस्लिम लीग में, जिसमें कहा था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं, तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इस आधार पर जो है भारत का विभाजन किया गया। तो भारत के विभाजन का बहुत बड़ा क्या परिणाम निकल के आया, आइए जानते हैं। विभाजन का जो पहला परिणाम निकल के आया है कि जनसंख्या का बहुत बड़े अनियोजित तरीके से स्थानांतरण हुआ। यही कारण है कि बहुत बड़े लेवल पे हत्याएं, अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर जो है समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। ये एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। नंबर 2, अल्पसंख्यकों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया। जो साथ रह रहे थे वो अलग हो गए थे और उनकी यात्रा के दौरान उन पे हमला हुआ, महिलाओं के साथ जबरन हुआ और लूटपाट हुई। ये एक समस्याएं जो है उस दौरान देखने को निकली। अपहरण भी किया गया, मार भी डाला गया। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को सीमा पार करने में मजबूर होना पड़ा और ये बताया जाता है कि 5 लाख लोग जो है इस विभाजन में मारे गए। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जब हम आजाद भी हो रहे हैं उसके साथ साथ जो विभाजन की त्रासदी है वो भारत के लिए काफी दुखदायी थी। तीसरा, भारत के विभाजन का परिणाम ये निकल के आया, एक शरणार्थी समस्या निकल के आई। दोनों ओर से जो है लोगों का आना जाना हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है शरणार्थी बन गए। जो भारत में आए थे उनको शिविरों में रहना पड़ा और उनको समायोजित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। संपत्तियों का, वित्तीय संपत्तियों का बंटवारा हुआ। सरकार और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अल्पसंख्यकों की समस्याएं आई। दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे जो गए थे उनके साथ उनको सामंजस्य करना बहुत बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद भारत की कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो वहां नहीं जाना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे। तो भारत सरकार की ये था कि उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। सातवां, विभाजन के कारण बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया। आपको पता है जो विभाजन हुआ था वो इस आधार पे हुआ था कि जहां जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा है तो उसको पाकिस्तान घोषित कर देते। इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने थे और वो कहीं ना कहीं वो भी एक चिंता का एक कारण बना था विभाजन। अंतिम क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। 1989 में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। जब 1989 का जो दौर आया उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, उस पर डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है। आपको पता है 5 प्रमुख घटनाएं थी। सबसे पहली घटना है वो कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। जो कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी, कांग्रेस लगातार डोमिनेट करती आ रही थी, उसका अंत हुआ, कांग्रेस की हार हुई। मंडल मुद्दा आया। बेसिकली मंडल मुद्दा जो था वो ओबीसी से संबंधित था। ओबीसी की आर्थिक सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए आरक्षण की बात की गई और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। नए आर्थिक सुधार किए गए। देश में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर्थिक नीतियों को लागू किया गया। आपको पता है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, जब हमने जो है आर्थिक नीति को लागू किया। बाबरी मस्जिद का मुद्दा आपको पता है, अयोध्या विवाद जो है बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से जाना जाता है, जहां पे कि मस्जिद के विवादित ढांचे को जो है
6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। यानी कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। इसका अंतिम चरण यही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को हल कर देकर जो मुद्दे को हल कर दिया गया है। विवादित जगह जो है हिंदुओं को दे दी गई है और वहां पे राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। और वहीं जो है ये कहा गया है कि मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ जो है जमीन दे दी गई है, वहां पे आप मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। पांचवी थी कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1989 के जब चुनाव हुए थे। उसमें क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी, आपको पता ही है कि जो राजीव गांधी जी थे वो एलटीटी वाली समस्या से ग्रसित हो गए थे कि श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो एलटीटी वाली समस्या से ग्रसित होने के कारण जो है जब वो साउथ में प्रचार करने गए तो वहां पे जो है उनको जो है हत्या कर दी गई मानव बम के द्वारा। जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या निकल के आई पांचवी, जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। लास्ट ऑप्शन इसका हम पढ़ लेते हैं। गंभीर प्रतिस्पर्धा कई संघर्षों के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दलों के बीच आम सहमति बन गई है। 3 का विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है विरोधी दलों के बीच कोई सहमति नहीं बनती और सब अपनी अपनी अलग अलग ढपली अलग अलग राप नापते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पर कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पे सारे दल जो है एक मत थे, एक सहमति थे। उन्हीं मुद्दों की हम बात इसमें करेंगे। नंबर 1, अधिकांश राजनीतिक दल देश की समृद्धि, दुनिया में आर्थिक विकास के लिए जो है आर्थिक नीति के समर्थन थे। सबका ये मानना था कि 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई गई है वो देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और सभी देश जो है सभी राजनीतिक दल जो है इस मामले में सहमत थे। नंबर 2, राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात पर समर्थक थे। यानी कि जब मंडल मुद्दा आया था, जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात आई थी, तो कोई भी दल जो है इसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तो सभी दल ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए पक्षधर थे। यानी कि वो आर्थिक नीतियों के पक्षधर में थे, ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पक्ष में थे। तीसरा, देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को भी स्वीकारा। उनका मानना था कि जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके भी केंद्रीय राजनीति में भूमिका होनी चाहिए। चौथा, गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक दलों के वैचारिक मतभेदों को हटाकर एक सत्ता की साझेदारी पर बल दिया गया। आपको पता है जब कोalition गवर्नमेंट बनती है, जो मिला के गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न विचार में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो सत्ता की साझेदारी को मजबूती मिलती है। यही कारण है कि बीजेपी की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है। और आप ये देखेंगे कि जब साझेदारी की बात आती है तो लोग असहमत होते हुए उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। जैसे बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा से कुछ लोग सहमत नहीं है, पर वो उसके साथ अलायंस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्य सिद्धि के लिए जो है वो गठबंधन भी कर रहे हैं। तो आप इन चारों में से चारों पॉइंट को लिख सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक नीतियों पे के पक्ष में सभी लोग थे, ओबीसी के पक्ष में सभी लोग थे, राज्य स्तर दलों की भूमिका के मामले में सभी सहमत थे और कार्य सिद्धि पे जो गठबंधन के पक्ष में सभी तर्क थे। तो इस तरह इस बच्चों इस सीबीएसई के पेपर का हमने हल जाना और जाना कि क्या क्या उत्तर हैं सीबीएसई ने आपको बताए हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से उनको डिस्क्राइब किया, उनको समझाने का प्रयास किया है। इन पेपर्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको फाइनल में 95 प्लस लाने में बहुत सहयोग करेंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सबका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।